नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। उसकी पहली यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में एन के बोस का योगदान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव होता क्या है और एन के बोस का इसमें योगदान क्या है। इस बारे में 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये लेखक के बारे में थोड़े से विचार हम दोबारा इसमें स्पष्ट करने का प्रयास इसमें करेंगे। तो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य वह है जिसमें समाज का अध्ययन सभ्यता की पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। सभ्य समाज वह है जो तुलनात्मक दृष्टि से मात्र अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयासों से स्वतंत्र है तथा इसलिए अपनी संस्कृति और संरचना में यह समाज जटिल भी होता है। ये परिप्रेक्ष्य सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तन को समझने में सहायक है। तो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य दीर्घ तथा लघु परंपराओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास है। आदिवासी, ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति के इन पक्ष इन अध्ययनों में सम्मिलित हैं। सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य के अध्ययन के अनेक स्रोत हैं, जैसे शास्त्रीय तथा मध्ययुग के शास्त्रों का विश्लेषण, प्रशासकीय रिकॉर्ड, गांव और जाति का विस्तृत आधार और उसका ताना बाना तथा एकता और विविधता। जो लोग इस परिप्रेक्ष्य में विश्वास रखते हैं वे मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र और सभ्यता का विशद अध्ययन ऐतिहासिक सभ्यता परिप्रेक्ष्य से किया जा सकता है। और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य की जो प्रमुख जो प्रतिपादक हैं वो है एन के बोस हैं, सुरजीत सिन्हा और BS कोहेन आदि इस परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रतिपादक समाजशास्त्री हैं। आज अब हम देखेंगे सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में एन के बोस का क्या योगदान है। एन के बोस, जिनका पूरा नाम निर्मल कुमार बोस है, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और इनका जो जीवन काल है 1901 से 1972 तक है। एन के बोस एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आयुक्त भी रह चुके हैं और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए। गांधी जी के साथ उनने जेल यात्राएं ही भी इसमें की। तो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर गांधी जी का इनके ऊपर प्रभाव है। ये नोआखली में गांधी जी के एन के बोस साहब सचिव भी रह चुके हैं और ये अनुभव के आधार पर सत्य को इसमें खोजना चाहते थे। और ये जो गांधी जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उससे एन के बोस साहब बहुत ही गहराई से ये प्रभावित थे। तो बोस की जो प्रमुख जो कार्य है वो इस प्रकार से है कि मयूरभंज एक गांव है जो उड़ीसा में स्थित है, उसका अध्ययन एन के बोस साहब ने किया। इन्होंने इस गांव में पाषाण युग की सभ्यता का विश्लेषण किया और इसमें जो यहाँ पर बंगला भाषा में इनकी रचनाएं हैं, माबेन और प्राचीन और परिव्राजक डायरी और हिंदू समाज के जो ग्रहण हैं वो उन्होंने मयूरभंज जो उड़ीसा में जो गाँव है उसके अध्ययन के आधार पर लिखे। उड़ीसा में ही इसके अलावा इन्होंने मंदिर का जो स्थापत्य है, मंदिर की जो पुरातत्व कला है उसका उन्होंने गहरी अध्ययन किया और आदिवासियों के बारे में भी इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। इसके अलावा उड़ीसा में पाई जाने वाली जोंग जनजाति, जोंग कह सकते हैं या जुआंग कह सकते हैं, उनका भी इन्होंने काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया है और कलकत्ता महानगर का भी इन्होंने विश्लेषण किया है। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएँ हैं वो है कैनस ऑफ ओरिसन आर्किटेक्चर और एग्जाकेवेशन इन मयूरभंज, हिंदू समाज के ग्रहण, स्टडीज इन गांधीज्म, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, पीजेंट लाइफ इन इंडिया, ए स्टडी इन इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। अब एन के बोस साहब भारत की सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी रुचि रखते थे और उन्हें ऐतिहासिक निगमन पद्धति का प्रयोग भी अपने अध्ययनों में किया है, जिसमें ये मेलिनोवस्की से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने नृजातीयता और भारतीय शास्त्र का समन्वय किया और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य का इन्होंने योगदान किया। एन के बोस ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में नृजातीय शास्त्र पद्धति का सहारा लिया और उन्हें आदिवासियों के बारे में इन्होंने अपने विस्तृत इसमें अध्ययन किया। एथनोग्राफी, बोस ने उड़ीसा और छोटा नागपुर की आदिवासी समूह को समझने तथा विस्तृत समाज के साथ उनके संबंधों को परखने का भी प्रयास इन्होंने किया है। इनका मानना था कि सभी आदिवासी समाजों की प्रकृति एक सी नहीं है, सबकी प्रकृति इसमें
इसमें अलग अलग इसमें प्रकृति है। और ये अध्ययन उन्होंने जो उड़ीसा की जो जुआंग जनजाति है उसके अध्ययन के आधार पर ये अपनी फाइंडिंग्स दी। इसके अलावा बोस ने छोटा नागपुर के 2 आदिवासी समूह मुंडा और ओरांव जनजाति का भी इन्होंने अध्ययन किया, लेकिन मुख्य तो इनको जुआंग जनजाति का ही आता है। मुंडा और ओरांव का इन्होंने इतना विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। और मानव शास्त्री होने के नाते उनका कार्य न केवल आदिवासी संस्कृति के प्रतिमानों को देखना था, साथ ही इन प्रतिमानों की पृष्ठभूमि के सिद्धांतों की रचना करना भी इन्होंने था। अब इसके अलावा इन्हें इंडोलॉजिकल उपागम का भी सहारा लिया कि भारतीय जो पुराने जो शास्त्र हैं उनको पढ़कर भी इन्होंने अपने निष्कर्ष दिए। उसमें हिंदू समाज के प्रारूप का खाका खींचते समय बोस ने भारत शास्त्र के अध्ययनों से तथ्य प्राप्त किए। उन्होंने अपने पुस्तक में रामायण की एक कथा का उदाहरण भी इन्होंने दिया। तो ये जो निर्मल कुमार बोस मानते हैं कि हिंदू सामाजिक संगठन को 2 चुनौतियां प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से और मध्य युग में चैतन्य के भक्ति आंदोलन से मिली थी। इन दोनों ने ही जन्म से परिस्थिति निर्धारण और जाति संस्करण में इस आधार पर समाविष्ट करने का विरोध किया था। उन्होंने नई चेतना अवश्य दी पर सामाजिक व्यवस्था पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके। ये उत्पादन व्यवस्था में भी कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सके। इसके बाद बात आती है कि इन्होंने सामाजिक इतिहास सोशल हिस्ट्री के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो बोस का मत था कि यदि हमें किसी समाज के वर्तमान, भूत तथा भविष्य की खोज करनी है तो इतिहास के प्रमाणों को उसको आधार बनाना चाहिए। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में बहुत सी व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया है। तो रायपुर के सिन्हा लोगों का उदाहरण देखिए, उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट किया है। और साथ ही जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एन के बोस ने कहा है कि जातियों की पारंपरिक व्यावसायिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है, पर हर जाति की व्यावसायिक संरचना नहीं बदली है। कुछ जातियों की कम बदली है, कुछ की ज़्यादा मात्रा में बदली है। और द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में हिंदू समाज को रचित करने की व्याख्या इन्होंने की है। बोस ने हिंदू समाज के स्थायित्व तथा परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को महत्व दिया है। वे कृषि तकनीक के बारे में जागरूक थे। तो गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में की लड़ाई के कारण आदिवासी किसानों के और अधिक समीप आ गए। आदिवासियों की कृषि संरचना में बोस ने विशेष रुचि ली और इनका विस्तृत अध्ययन किया। बोस का मानना है कि आदिवासी विस्तृत समाज के साथ जुड़ने के दबाव में थे। ये इच्छा आर्थिक स्रोतों को प्राप्त करने के साथ संबंधित थी। मुस्लिम समाज ने हिंदू की मूलभूत संरचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने ये किया। इसके अतिरिक्त एन के बोस ने हिंदू समाज की संरचना के संबंध में निम्नलिखित भी लिखा है। वास्तुशास्त्र का अध्ययन, भारतीय सभ्यता, भारतीय जाति व्यवस्था और आदिवासी अध्ययन। वास्तुशास्त्र का अध्ययन, वास्तुशास्त्र को लेकर के एन के बोस ने अपने अध्ययन में क्या कहा है। बोस ने जो उड़ीसा का जो पूरी स्थान है जहाँ पर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पर वास्तुकला के जो पुराने जो मंदिर है उनकी मंदिर स्थापत्य की का उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन किया। उनका विचार था कि किसी सभ्यता के अध्ययन के लिए न केवल ग्रंथों के साथ ही कला उत्पादों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। पुरी के मंदिरों की स्थापत्य कला का बोस पर विशेष प्रभाव था इसमें। और भारतीय सभ्यता के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न है। भारतीय सभ्यता ने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है, लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है, सब कुछ अंतर्निर्भरता से जुड़ा हुआ है। सभी लोग आपस में एक जजमानी प्रथा के द्वारा आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एन के बोस का विचार था कि सभ्यता का अध्ययन उसके विस्तार और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अपने लेख टेम्पल ऑफ कोणार्क में बोस ने विस्तार और आत्मनिर्भरता की चर्चा भी इन्होंने की है। अब इसमें आती भारतीय सभ्यता में एकता और विविधता के बारे में एन के बोस क्या कहते हैं। एन के बोस भारत की कलाओं के पारस्परिक संबंधों को ढूंढना चाहते थे। भाषा का विभाजन भौतिक विभाजन भी है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के होते हुए भी भारत में सांस्कृतिक एकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट लाइफ इन इंडिया और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में बोस ने भारतीय सभ्यता के एक पिरामिडी आधार पर एक चित्र इसमें खींचा है। और अपने एक लेख द ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, द ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर में उन्हें भौगोलिक और पारिस्थितिकी आधारों की विभिन्नताओं को स्थित जाति व्यवस्था के साथ उन्होंने जोड़ा है।
अब बात आती है कि जाति व्यवस्था के बारे में एन के बोस क्या कहते हैं। एन के बोस ने अपने लेख हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एक्सप्लोरेशन और कास्ट इन इंडिया सम एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट इन बंगाल में उन्होंने पाया कि जाति व्यवस्था की निरंतरता वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों के साथ में जुड़ी हुई है। ये आधार प्रतियोगिता रहित वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर बने हैं। वर्तमान में जो हो रहा है वह इस पारस्परिकता से अलग है। तो एन के बोस भारतीय जाति व्यवस्था को एक नया अर्थ दे रहे थे। बोस ने जाति व्यवस्था को स्वनियंत्रित पारस्परिक सहयोगी समूह जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते थे के रूप में परिभाषित किया था। भारत के विभिन्न भागों में जाति व्यवस्था के प्रभावी आधारों का अध्ययन भी उन्होंने प्रारंभ किया। राजाओं, मंदिर, मठों इत्यादि की भूमिका जाति व्यवस्था के नियंत्रण में थी। अब अगला इसमें पॉइंट लिखेंगे आदिवासी अध्ययन। आदिवासी अध्ययन के बारे में तो बोस ने अपने अध्ययन का प्रारंभ ओडिशा के आदिवासी समूह जोंग से किया। जोंग जाति कृषि तथा दस्तकारी एक करने वाली जाति थी और बाद में ये जो समाज, ये जनजाति हिंदू समाज के साथ भी ये लोग जुड़ गए। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया में इन्होंने लिखा कि आदिवासी कृषक तथा दस्तकारी का जीवन व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया है। आदिवासी तथा कृषक समुदायों के विपरीत लोक, ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच गहरी असमानताएं हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निर्मल कुमार बोस ने भारत के विभिन्न भागों में भौतिक तत्वों को संजोया है। उनकी आदिवासी समाजों और जातियों की व्याख्या भारतीय संस्कृति की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से भौतिक समानताएं भारतीय संस्कृति की समानताओं को उत्पन्न करती हैं। यद्यपि बोस भारतीय सभ्यता के विद्यार्थी थे, पर इन्होंने संस्कृति और सभ्यता में कोई अंतर नहीं किया है। मूलतः एक मानव शास्त्री तथा नरजाति शास्त्री थे। पद्धति की दृष्टि से उनका विश्वास क्षेत्रीय सोच से था और साथ ही गांधी जी के साथ लगातार काम करने के बावजूद वे भारत की विविधता का दृष्टिकोण उन पर प्रभावित था। वे भारत के आदिवासियों को हिंदू समाज में परिवर्तित करना चाहते थे। आदिवासियों के लिए उन्होंने मन में पूर्ण सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने पक्षपात वाला मानव शास्त्री कहा जाता है। उन्होंने हिंदूवाद का अधिक समर्थन भी किया। इस प्रकार निर्मल कुमार बोस ने पारस्परिक शब्दावली जैसे सत्य, राजा, तमस, धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम आदि का प्रयोग भी अपने लेखनों में किया है। संस्कृति के विभाजन के शब्द प्रयुक्त किए गए थे, लेकिन भारतीय सभ्यता को समझने के लिए वे ग्रंथों के सार को प्रयुक्त करने के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे अध्ययनों के लिए ऐतिहासिक तथा सामाजिक संदर्भ का होना इसमें आवश्यक है। तो इस प्रकार बोस का जो अध्ययन काफ़ी व्यापक रहा। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति, वास्तुशास्त्र, जाति व्यवस्था, आदिवासी अध्ययन, कृषक जीवन इत्यादि के बारे में बोस ने अपना अध्ययन किया। तो इस प्रकार से जब प्रश्न आए कि सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव की परिभाषा लिखते हुए एन के बोस का योगदान लिखें, तो सबसे पहले हम इनका पूरा नाम लिखेंगे, जीवन काल लिखेंगे, कहाँ ये जन्मे, ये सब लिखेंगे और उनकी जो पुस्तकें हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में इनके ऊपर गांधी जी का क्या प्रभाव रहा वो शीर्षक, उस शीर्षक से लिखेंगे। कृषकों के बारे में इन्होंने जो लिखा है वो लिखेंगे। आदिवासियों के बारे में जो लिखा है वो लिखेंगे। मंदिर स्थापत्य के बारे में एन के बोस ने लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। भारत की एकता और विविधता के बारे में लिखेंगे और राष्ट्रवाद के बारे में एन के बोस के जो विचार हैं उनके बारे में हम हमारे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगली क्लास में जो हमारा जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से जो डीपी मुखर्जी का जो अध्ययन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो को सुनें और साथ ही पुस्तक में दोनों को पढ़ें और अपने इसको याद करने का प्रयास इसमें करें। धन्यवाद।